हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। ये टॉपिक ऐसा है, इसके बिना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़ होती है 11th क्लास के अंदर वो नहीं आ सकती। टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? इट इज़ set of 4 different numbers which gives us complete information about पोजीशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जो जो जानकारी चाहिए वो जानकारी कौन देगा? क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर है ये आपके पास 4 तरह के होते हैं। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका सिंबल है स्मॉल n, एजीमुथल का स्मॉल l, इसका m सबस्क्रिप्ट l और इसका m सबस्क्रिप्ट s। अब इन चारों क्वांटम नंबर से आपको पता क्या चलेगा? आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज करिए आपने एक चिट्ठी पोस्ट की और वो चिट्ठी मैंने भेजनी है चंडीगढ़। तो जब आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल के आएंगे तो जो पोस्टमैन है वो उसको सॉर्ट करेगा, मतलब उसको क्लासीफाई करेगा कि कौन सी किस शहर में जानी है। वो आपका एड्रेस नहीं पड़ेगा, पहले एड्रेस में से सिर्फ एक चीज़ पड़ेगा कि चिट्ठी कौन से शहर जानी है। यानी कि ये आपको बताएगा मेन शेल जिसके की अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब भाई चंडीगढ़ में आपकी चिट्ठी जानी है, चंडीगढ़ कौन सा छोटा है? चंडीगढ़ के अंदर आप ये कहते हैं कि सेक्टर 17 में चिट्ठी जानी है, तो अब आपका जो दायरा वो छोटा होगा। चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 17। उसी तरह जो अपने पास शेल है उस शेल के अंदर अपने पास होते हैं सब शेल्स। अब जो चंडीगढ़ गए हैं आपने देखा होगा सेक्टर 17 कौन सा छोटा है, उसके अंदर भी बहुत सारे एरिया हैं और बहुत सारी शॉप हैं, उनके नंबर हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने वहाँ चंडीगढ़ में ऐसे लिखे होते हैं एड्रेस SCO, SCO की फुल फॉर्म होती है शॉप कम ऑफिस। तो ये 3-3 मंजिल के होते हैं ये, या 2 मंजिल वाले भी होते हैं। इसका कुछ भी नंबर दे दो, मान लीजिए आप SCO 4 में जाना है आपने। तो उस सब शेल के अंदर फर्दर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। फिर इसी तरह उस SCO 4 में भी फर्दर 3 बिल्डिंग है ABC, मतलब 3 फ्लोर हैं ABC। उसमें कुछ वाले में जाना है, मान लो A वाले में जाना है आपने। इसी तरह ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, उसकी स्पिन कैसी है, ये चौथा क्वांटम नंबर आपको बताएगा। यानी कि जैसे एक चिट्ठी के पहुंचने के लिए एक पोस्टमैन को ये 4 चीज़ें ज़रूरी है, इसी तरह एज अ साइंस स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी एनर्जी, उसकी शेप, ये सब कुछ समझने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अब आप देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट इज़ द मेन शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, it is the main shell to which electron belongs। मतलब जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि मेन क्या है? चंडीगढ़।
ना, उसी तरह से मेन शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इसका जो सिंबल है इट इज डिनोटेड बाय एन, और एन की जो वैल्यूज हो सकती हैं, वैल्यूज ऑफ एन कैन बी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो वैल्यूज हैं और हो सकती हैं अगर और एलिमेंट डिस्कवर हुए तो। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो जो 7 पीरियड्स हैं, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनको आप बोलते हैं पीरियड्स। तो ऐसे 7 पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। अब ये होगा मेन पीरियड, उस पीरियड के अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, मेन वो किस पीरियड के अंदर है, किस लाइन के अंदर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपको एन से क्या पता चलेगा, n gives us average distance of electron from the nucleus. N also gives us energy of electron. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको याद हो, बोहर मॉडल के अंदर भी आपने पढ़ा था, फॉर्मूला यहाँ पर भी वो सेम ही लगेगा एनर्जी का, En इज -2 पाई स्केयर Me4 ओवर n स्केयर h स्केयर इंटू जेड स्केयर। जेड स्केयर यहाँ पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है H एंड H लाइक पार्टिकल के लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए। सो इसके मैंने जो मेन पॉइंट आपको लिख दिए कि इसको डिनोट करेंगे n से, n की वैल्यूज़ 1 to 7 हैं, और अगर और एलिमेंट डिस्कवर हुए 118 के बाद तो n की वैल्यू 8 भी हो सकती है नहीं है अभी। बताएगा क्या ये आपको, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है इसके बाद अब एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये है, जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था बोहर मॉडल के अंदर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये लाइन आ रही है, मान लो आपके पास एक स्पेक्ट्रम की लाइन। अब आप ये मानते हैं बस ऐसे सीधी सीधी लाइन में, वहाँ मैंने वर्टिकल बनाई थी, यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ कि सीधी सीधी लाइन्स आ रही हैं, इनके अंदर ये नहीं पढ़ा हमने कि सब लेवल्स भी आ जाएंगे। मतलब कि जो ये एक लाइन है ये फर्दर स्प्लिट हो सकती है इन डिफरेंट लेवल्स। ये जो लेवल्स हैं ये मेन लाइन है, ये बोलते हैं आप इनको फाइन लाइंस या सब लाइंस या सब लेवल्स। ये आपकी मेन लाइन है। अब इसके अंदर ये देखा गया कि इन डिफरेंट लाइंस के अंदर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके अंदर सेम नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए आप कहते हैं 11th क्लास में 5 बच्चे पढ़ते हैं। अब उन सबका n वैल्यू सेम है, उन सबकी क्लास क्या है 11th, पर क्या पांचों बच्चों के नंबर सेम आएंगे जब वो पढ़ते हैं? नहीं आएंगे ना। सब बच्चों का अपना अपना IQ है, तो हर एक की जो एनर्जी है वो क्या आएगी, डिफरेंट, डिपेंडिंग ऑन देयर IQ। मतलब सबके मार्क्स क्या आएंगे, डिफरेंट। तो एजीमुथल ने क्या किया, उसने ये किया कि जो मेन लाइंस की स्प्लिटिंग हो रही थी इन फाइन लाइंस, उसको उसने डिफाइन क्या किया कि ये एक सब शेल है। मतलब उसने ये बोला कि इन मेन लाइंस की जो फाइन लाइन है, फाइन लाइन के अंदर एनर्जी इनकी डिफरेंट आ रही है, इनका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट आ रहा है। तो उसने यहाँ से ये निचोड़ निकाला कि एक जो शेल है उस शेल के अंदर हमारे पास कुछ सब शेल्स या सब लेवल्स भी एसोसिएटेड हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ, पहले उसके लिए आपको चलो मैं एक और बात बता दूँ इसकी। अगर ये n से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसने सब शेल को रिप्रेजेंट किया l से, और एक चीज़ उसने ये बोली कि जो l है, l की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0। ये तो श्योर है ही है सबकी, अप टू n-1। फिर एक चीज़ l की वैल्यू
कभी भी n के इक्वल नहीं होगी, l की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं होगी। l हमेशा n से, उसका सब लेवल है तो हमेशा उससे छोटा होगा। अब फिर इसका आगे देखो क्या काम है। अगर आपके पास l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर मैं कहता हूँ l 0 है तो इसका नाम रखा गया s सब शेल, इसका p d f, इनकी फुल फॉर्म भी है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, बट वो खास ज़रूरत आपको नहीं है। ये तो वो हैं चार जो अभी पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप इसकी वैल्यू 4 आ जाए तो ये बन जाएगा आपके पास G, अगर ये 5 आ जाए तो ये बन जाएगा H। ये हैं नहीं इस लाइन के बाद वाले, ये अभी हैं, ये मैंने लिखे हैं हाइपोथेटिकल, हो सकते हैं। अब जैसे अब ये देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि n की वैल्यू 1 है फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल में l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और n1 l0 ये बनेगा आपके पास 1s। तो मेरे हिसाब से इससे आगे का टॉपिक समझने के लिए आपको अपनी अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल को खोल लेना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें मैं ये रफ सा पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ। जो फर्स्ट पीरियड है n1, अगर आप देखिए अपनी बुक में तो इसके अंदर बस एक एलिमेंट यहाँ पर है और एक एलिमेंट यहाँ पर है। n1 के लिए l0 है और ये है 1s सिर्फ, और इसके अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2। सो 2 ही एलिमेंट पॉसिबल हैं। अगर मैं कहता हूँ n2 के लिए l0 भी आएगा, l1 भी आएगा। अगर l0 आएगा तो ये बनेगा 2s, और अगर l1 आएगा तो ये बनेगा 2p। n3 के लिए l0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। 30 के लिए बनेगा 3s, 31 के लिए बनेगा 3p, और 32 के लिए बनेगा 3d। अगर मैं कहता हूँ n4 तो l0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। 4s, 4p, 4d, 4f। तो आप यहाँ से ये वाला पॉइंट भी तो निकाल सकते हैं कि 1p नहीं होता, 1d और 2d नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है कि 2d एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह 1f, 2f, 3f एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो सबसे छोटा s है, सबसे छोटा s है 1s, सबसे छोटा p 2p, सबसे छोटा d 3d और सबसे छोटा f 4f। यहाँ तक देखो, पहले आप समझ आ गया। n 1 2 3 4 के लिए मैंने सारी पॉसिबल l की वैल्यूज़ लिख दी। इन सब में आप एक चीज़ ये भी देख लो कि l की वैल्यू कभी भी n के इक्वल या n से बड़ी नहीं है। अब इस क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? इस क्वांटम नंबर से अपने को यह पता चलता है कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल हैं। एक शेल के अंदर कितने सब शेल है वो मैंने आपको बना के दिखा दिए। दूसरा, इस क्वांटम नंबर से आपको पता चलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि निकालने का तरीका है L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट h/2π। इसके अंदर अब आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है L वैल्यू पे, N वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं करता। अगर मैं कहता हूँ 1s या 2s या 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, मैंने वो लिख दिए जो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी s का आ जाए तो s के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। अगर मैं कहता हूँ 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, इन सब के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 पुट करेंगे आएगा आपके पास अंडर रूट 2 h क्रॉस, h/2π मीन्स h क्रॉस, एक ही बात है ये।
3D आ जाए, 4D आ जाए, 5D, 6D, मैं वो लिख रहा हूँ जो एग्जिस्ट कर रही है, अभी 7D नहीं बना। तो L इसका 2 है, इसको 2 पुट करेंगे आएगा √6h क्रॉस, 4f और 5f। L3 है तो इसका आएगा √12h क्रॉस। सो एक चीज़ आप ये याद रखना कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है L वैल्यू पे, N पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसके अलावा आप इस क्वांटम नंबर से और क्या निकाल सकते हो, आप शेप भी निकाल सकते हो किसी भी सबशेल की। इसके अलावा आप रिलेटिव एनर्जी भी निकाल सकते हो सब लेवल्स की, वो हम धीरे धीरे अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, इसका सिंबल है ml। ये बेसिकली बताता है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in presence of external magnetic field is called Zeeman इफेक्ट। और अगर यहाँ पर आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो जो बोहर है वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो जो क्वांटम थ्योरी है वो इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो घूम रहा है तो उसकी अपनी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है। जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी अपनी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है। जब उसको हमने बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये किस तरह की ओरिएंटेशंस अडॉप्ट करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप का अपने घर के अंदर नेचर किसी भी तरह का है, बट जब आप बाहर सोसाइटी में जा रहे हैं तो सोसाइटी में आप किस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब किस तरह से आप अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है अपने पास आपकी ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन मीन्स एक तरह से आप कह लो अरेंजमेंट। मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपको ये बताएगा कि जो शेल के अंदर सबशेल था, उस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल जो हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर किस तरह से अरेंज है। मतलब ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है एक ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को करेंगे अरेंज, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं दीज आर द प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो जो ऑर्बिटल है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ml से। ml की जो वैल्यू है वो हो सकती है -L से लेकर +L। अगर मैं कहता हूँ L की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू भी 0 है। अगर मैं कहता हूँ L की वैल्यू 1 है देन ml की वैल्यू है -1 0 +1। अगर L की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू है -2 -1 0 +1 +2। अगर L की वैल्यू 3 है तो ml की वैल्यू है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगर आप चाहें तो इनके नाम भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं px, इसको pz और इसको py। z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है तो z एक्सिस वाला 0 होता है। इसका नाम है dxy, इसका dyz, इसका नाम है dz², इसका नाम है dxz, इसका नाम है dx² - y²। f वालों के लिए मतलब L3 f वालों के लिए आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो L अगर 0 है मतलब S सबशेल, S के लिए आपके पास एक ही प्रेफर्ड ओरिएंटेशन है, पर P के अंदर आपके पास 3 ओरिएंटेशन हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें और इसमें, इन 3 ऑर्बिटल्स में जा सकता है। इसके अंदर 5 हैं और इसके अंदर टोटल 7 हैं। अब एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल आ जाएंगे 6, इसमें टोटल आ जाएंगे 10 और इसमें टोटल आ जाएंगे 14।
तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में अब देख रहे हैं साथ साथ, तो आप एक चीज़ देखें, एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ही वर्टिकल लाइन है, 2, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। जो दूसरी तरफ है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में पी, उसके अंदर आप देखना वर्टिकल रोज जो है वो 6 हैं, वर्टिकल कॉलम कह लीजिए आप, वो 6 हैं। डी ब्लॉक जो बीच वाला है उसके अंदर जो वर्टिकल लाइंस हैं वो 10 हैं, और जो सबसे नीचे है पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक, उसमें वर्टिकल्स क्या हैं 14। सो जो ग्रुप नंबर आ रहे हैं अपने पास 2 एस ब्लॉक के, पी के 6, डी के 10, वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह से। अब मैं इन सबको जोड़ के आपको एक और समरी करवाता हूँ। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ N1 है, तो उसके लिए L होगा 0 और ML होगा 0, तो ये बना आपके पास 1s, और उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप कहते हैं N2 है, तो उसके अंदर आएगा L0 और L1, ML की वैल्यू आएगी 0, ML की वैल्यू आएगी -1, 0 और +1, ये बनेगा 2s और ये बनेगा 2p, ये बना 2s और ये बना आपके पास 2p। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ N3 है, तो L0, 1, 2, इसी तरह आप ML 0 सेम आएगा -1, 0, +1, और ML -2 से +2, 3s, 3p और 3d, इसमें 1, ये 3 और ये 5। इसी तरह से N4 में L0, 1, 2, 3, तो बस इसमें एक आ जाएगा -3 से +3, बाकी सारा सेम है, 4s, 4p, 4d, 4f, 1, 3, 5 और ये 7। अब आप ये देखिए कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने जाएंगे। इसमें आएंगे टोटल 2, इसमें 2 और 6, यानी कि N2 में टोटल हो जाएंगे 8, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, तो N3 में टोटल हो जाएंगे 18, और N4 में हो जाएंगे टोटल 32, क्योंकि इसमें आएंगे 14। इस सारे काम से अब आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a shell, number of electrons in a shell, number of orbitals in subshell, number of electrons in subshell। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल अगर आप काउंट करें तो देखें कितने आ रहे हैं। अगर N1 है तो उसके लिए कितने ऑर्बिटल हैं, N1 के लिए 1। अगर मैं कहता हूँ N2 तो उसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 2, 3, 4, 3 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, n²। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2n²। फिर ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, सबशेल मीन्स L वैल्यू, L वैल्यू मीन्स इसके हिसाब से देखो आप कितने हैं, 0 के लिए कितना है 1, एक बार मैं साइड में लिखता हूँ, 0 के लिए 1, फिर 1 के लिए कितने आ रहे हैं 3, 2 के लिए 5, 3 के लिए 7। तो आप रिलेशन देखें, डबल से 1 ज़्यादा है, 3 का डबल 6, 1 ज़्यादा, 2 का डबल 4, 1 ज़्यादा, 1 का डबल 2, 1 ज़्यादा, तो इसका बनेगा 2l + 1, और इलेक्ट्रॉन उसका डबल, तो ये क्या बन जाएगा 4l + 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले आपके पास आ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बिल्कुल सिंपल है। अभी देखो, जैसे आपने छोटी क्लासों में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, फिर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन आल्सो स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो इसकी जो स्पिन है वो 2 तरह की होगी। स्पिन जैसे वो लट्टू घूमता है, सिंपल सा एग्जांपल, तो वो स्पिन क्या हो सकती है आपके पास, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर स्पिन होगी तो आप ms को लिखेंगे +½ और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय अपवर्ड एरो। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -½ इसको आप रिप्रेजेंट करोगे डाउनवर्ड एरो।
अब जैसे आपको एक मैं कंप्लीट एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आप कहते हैं n1 है तो l इसके लिए 0 है, ml इसके लिए 0 होगा, ms की वैल्यू इसके लिए +½ या -½ कुछ भी हो सकती है। तो अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए कैसे, n1 L0 1s में ऑर्बिटल कितना है 1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, जिसकी की स्पिन है +½ तो ये है 4 क्वांटम नंबर की थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।